अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान में मईशत के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट हुई है। फाइनेंशियल ग्लोबल फोरम में जो MD IMF और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इख्तियारात तो नहीं है MD IMF के पास, लेकिन क्या कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। इसके बाद मज़ीद तीन दिन के मुज़ाकरात हुए और उसके बाद ये सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने अपने बजट में चेंजेस भी अनाउंस किए हैं। लेकिन जो नए 215 बिलियन के टैक्सेस हैं उसके बारे में सागरा साहब ने कहा है कि गरीबों पे इसका कोई असर नहीं होगा। उन पे नहीं होगा तो फिर किससे होगा? और ये भी वाज़ेह नहीं है कि ये जो टैक्स का टारगेट बढ़ाया गया है इसको अचीव किस तरह से किया जाएगा। और क्या पाकिस्तान पे जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को लेकर प्रेशर है, जिसके लिए मज़ीद 300 बिलियन की बात की जा रही है, उसके हवाले से भी आने वाले वक्त में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई पाकिस्तान को लीनियंसी दी जाए। और एट द सेम टाइम ये भी डिस्कस करेंगे इसके सरमायाकारी काउंसिल में फ़ौज और हुकूमत मिल के किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि एक राय ये भी आ रही है कि इलेक्शंस करीब हैं, ये 5 या ज़्यादा सालों के लिए गवर्नमेंट नहीं है, तो इतने बड़े मंसूबों का जो अनाउंसमेंट है वो शायद प्रैक्टिकल नहीं है। इस पर तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मुझे ज्वाइन करें, इकोनॉमिस्ट हैं। शकील रामिस साहब मुझे ज्वाइन करें, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा कि IMF की तरफ से ये भी एक फीडबैक आया है कि बजट ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए प्रोग्रेसिव तरीके से। आप भी ऐसा समझते हैं? देखिए, IMF बैगिंग है जिसको वो बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान कर चुका है। वो ये कह चुका है कि जो बजट बनाया गया है वो IMF के प्रोग्राम के पैरामीटर्स के मुताबिक नहीं है। पहली बात उसने ये फिर कह रहा है कि जो टैक्स एमनेस्टी वाला मामला आपने शुरू किया था कि $1 लाख के ऊपर टैक्स एमनेस्टी मिलेगी, वो भी IMF के प्रोग्राम के अंदर नहीं आता। तीसरी बड़ी बात उनका स्टैंस ये रहा है कि जो फाइनेंसिंग गैप है, जो $6 अरब चाहिए होगा पाकिस्तान को, उसमें से अभी आपके पास $2 अरब जो है वो पूरा नहीं हुआ। और चौथी उनकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रुपए की एक्सचेंज की डिटर्मिनेशन है वो कहते हैं कि वो मार्केट फोर्सेस में होनी चाहिए, वो मसनूई तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो एक तो मैं ये समझाऊं कि जो वजीर खजाना साहब ने कल जो कुछ कहा, उन्होंने 4 में से एक शर्त जो है, जो रेवेन्यू वाली है, उसको शायद पूरा किया है। पहले 9,200 अरब के रेवेन्यूज थे और उन्होंने 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगा दिए हैं। अब पहले सवाल उठ रहा था कि 9,200 अरब भी क्या हुकूमत कर पाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी टारगेट बहुत ज्यादा है। अब वो 215 अरब इजाफी उसमें डाल दिया गया है। जो 215 अरब इजाफी है वो तो मेरे नजदीक जो है वो वसूल हो जाएगा, बिकॉज वो उन्होंने फर्टिलाइजर के ऊपर डाला है, खाद के ऊपर डाला है, उन्होंने जो सैलरी के पर्सनल है, जो लोग तनख्वाहें कमा रहे हैं, उनके ऊपर 2.5% इजाफा जो है, इजाफी जो है वो टैक्स आया है। और फिर कोई 10 रुपए फी लीटर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी पेट्रोलियम लेवी लगाया। तो जो ओरिजिनल 9,200 अरब था वो तो पता नहीं इकट्ठा हो पाएगा या नहीं। जो 215 इजाफी है वो मैं समझता हूँ ऐसे सेक्टर्स के ऊपर लगाया है कि वो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन क्या ये IMF की सारी चीजों को मुतमईन कर देगा? IMF ने जो ओरिजिनली शराइत लगाई थी वो ओनली टाइम विल टेल। मेरा ख्याल है कि वो पूरा नहीं कर पाएगा। शकील रामी साहब, FBR के मुहासिल का तखमीना 92 बिलियन रुपीज़ से बढ़ा के 94 बिलियन रुपीज़ हो जाएगा, ये सागडार साहब ने कहा है। ये आपको लगता है ये टॉल टारगेट्स हैं या हमने फिर नंबर गेम्स में कंफ्यूज कर दिया IMF को? हमारे इकोनॉमिस्ट पहले भी ये कह रहे थे कि नंबर से ही IMF को प्रॉब्लम है, उनको कुछ प्रैक्टिकली ग्राउंड पर नज़र नहीं आता। तो ये वो नंबर्स हैं जो IMF को कन्विंस कर जाएंगे? देखिए, नंबर में जो बात है कि वो भी जस्टिफिकेशन भी मांगेंगे, वो ये भी बात करेंगे कि ये आपके इसका रैशनल क्या है, कि आप कैसे इस टारगेट को मीट करेंगे। अगर पाकिस्तान इस टारगेट को मीट करने का उनको प्लान देता है तो फिर उसको क्रॉस वेरिफिकेशन पे भी वो जाएंगे, क्योंकि जो पास में होता रहा है तो डेटा के हिसाब से तो वो इस मामले में काफ़ी कॉन्शियस है। और IMF कोई बच्चों वाली ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि जिसको आप कुछ भी कह दें वो मान जाएगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, बेसिकली हम ये जो स्ट्रैटेजी है ना टैक्स बढ़ाने की, ये इसकी एक लिमिट है। मेरा ख्याल कहता है हम वो लिमिट भी क्रॉस कर चुके हैं। क्यों क्रॉस कर चुके हैं? अब आप देखिए कि लोगों की जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई है, लोगों की सैलरीज कम हो रही है इन टर्म कि जो उनकी परचेजिंग पावर है रुपए की जब कम होती है तो लोगों की ऑटोमेटिकली वो समझे कि वो सैलरी कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है,
सैलरी कम हो रही है, तो इसमें तो लोग ऑलरेडी इस वेब में फंस चुके हैं। इसी तरह अब लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास क्या सेक्टर रह गए हैं जो भी बात करते हैं, ये बात करते हैं ना पेट्रोल पे लगा दो या किस तरह किसी और चीज़ पे लगा दो, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उन पे टैक्स लगा दो। अब इनको पता है जो सैलरी क्लास है बेचारी, उन पे तो टैक्स लगाना ही लगाना है, वो तो देंगे, क्योंकि जहाँ से वो उनको सैलरी मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, वहाँ पर तो उनकी डिटेक्शन हो जाएगी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो कंपैरेटिवली हैंडसम सैलरी के अफराद हैं उन पे लग रहा है ज़्यादा टैक्स। तो वही चीजें कर रहे हैं ना कि उस पर जरा ये टैक्स कहते हैं वहां से इनको मिल जाएगा, लेकिन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना इकोनॉमी का, वही फ्लॉड स्ट्रक्चर है। उसमें जब आप हम ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि हम किसी एक पुरानी इमारत को जो बिल्कुल टूट फूट चुकी है उसमें रंग रोगन कर कहते हैं ये नहीं है, वो 6 महीने बाद फिर उसके जो कि आपको टूट फूट नजर आना शुरू हो जाती है। हमें इस स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है। गवर्नमेंट के जब आप टैक्स की बात करते हैं, शकील अहमद साहब थोड़ा इनकी स्टेटमेंट्स को मैं चाह रही हूँ कि आप इस पे थोड़ा बात करें। सागरा साहब ने कहा है कि 35 से 40 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों पे 6% टैक्स आयद होगा, 40 से 50 करोड़ कमाने वाली कंपनीज पे 8% टैक्स आयद होगा, और ये प्रोबेबली डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट ये अगर इनकम पे है उनकी तो ये तो फिर डायरेक्ट टैक्स ही हो गया। ठीक, तो ये क्या ये वही डायरेक्ट टैक्स है जिसकी जरूरत थी हमें, और ये वही इकदाम है जो कि थोड़ी बेहतरी ला सकता है सिस्टम में, या ये इसको मजीद अच्छे तरीके से अच्छे इकदाम करके प्रेजेंट किया जा सकता था? देखिए, इसका तो पहले रैशनल हमें ढूंढना पड़ेगा ना, क्या आया जो कंपनीज वो उसकी इनकम डायरेक्ट है कि या उस इनकम पे होगा जो उसकी सेविंग पे ये टैक्स है। अगर तो उसकी इनकम पे टैक्स है तो ये समझे इनडायरेक्ट ही है, क्योंकि वो फिर जो होगा लोग वो करेंगे जो अपने प्रोडक्ट पे इसको जो शिफ्ट करना चाहेंगे। मतलब किसी सेल्स जो भी कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर वो 5 रुपए की देते हैं, अगर उस पर आप 1 रुपए का टैक्स लगाते हैं तो शिफ्ट कर देंगे। अगर इस तरह है इनकम पे है, अगर प्रॉफिट पे है तो फिर ये डायरेक्ट टैक्स होगा, क्योंकि फिर वो उसको शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, वो अपने जो डायरेक्ट टैक्स है उसी में इसको पे कर रहे होंगे। मगर अगेन ये बात आती है कि आपका जो टैक्स सिस्टम है कि जो स्मॉल की बात करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पे टैक्स बढ़ा दें, क्या वो इस काबिल है कि वो स्मॉल इंडियन मीडियम इंटरप्राइजेस इस बोझ को बर्दाश्त कर सके? हमारे जो हो क्या रहा है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है, वो जो कमाती है पैसा मोस्टली बाहर रख लेती हैं, तो गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा कि उनके पास कितना कमाया जा रहा है, कितना नहीं कमाया जा रहा। जैसा पनामा पेपर्स की बात कर लें तो आपको नजर आता है बड़े बड़े जो जितने बड़े बिजनेसमैन थे उनके नाम आ रहे थे वहां पर, उनकी जो बेनामी कंपनियां थी, दे के गवर्नमेंट के पास बच वो जाती हैं कि जो इसी सिस्टम में कारोबार कर रहे हैं। उस सिस्टम में जो कारोबार कर रहे हैं मोस्टली वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, और उस पर टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो वो भी एक लिमिट आ जाएगी जिसको क्रॉस कर जाएंगे। बात यह है कि आप एग्रीकल्चर को भी टैक्सेशन में लाएं। अब ठीक है, आप बात करते हैं कि स्मॉल फार्मर्स को नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आप बात करते हैं जो 12.5 एकड़ तक है उन पर टैक्स नहीं होगा, इसके जो ऊपर वाले हैं उनकी इनकम पे टैक्स कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि 12.5 एकड़ वाले को तो हम गरीब समझ सकते हैं, मगर इससे ऊपर वाला जो जाना शुरू हो जाता है कि उस पर तो पैसा है। इसी तरह जो हमारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड बैठे हुए हैं असेंबलियों में, ये एक और काम भी करते हैं। ये सिर्फ जो होता है ये नहीं होता है कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं देते हैं, बल्कि इनकी जो और भी इनकम किसी सोर्स से आ रही होती है उसको शो कर देते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। यानी एक तरफ तो डायरेक्ट टैक्स एग्रीकल्चर का नहीं दे रहे, दूसरी तरफ से जो दूसरी इनकम आती है उसको भी इसमें शो करके अपने टैक्स को बचा लेते हैं। ठीक है, सर यहाँ पे ब्रेक लेना है मुझे, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। फ़ारूक सलीम साहब, इसहाक डार साहब ने कहा है कि दरामदाद से पाबंदियाँ हटाने का ऐलान किया था और अब पाबंदियाँ इनको हटाया जाएगा और इससे इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा। पहले बुरे हालात थे इसलिए पाबंदी लगाई थी, तो सर क्या अब बेहतर हालात हो गए? तो ये ऐलान तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन स्टेट बैंक हमें बता रहा है कि उसके पास $3.5 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिस पर बकाया जो है वो पड़े हैं, और फिर बताया जाता है कि कोई 6 से 7 हज़ार कंटेनर ऐसे हैं जो इस वक्त पोर्ट में पड़े हुए हैं। और जो रवां माली साल तो गुजर जाएगा, जो आने वाला माली साल है उसमें जुलाई से दिसंबर तक के अंदर कोई $5 बिलियन की ऐसी अदायगियां हैं, बैरूनी अदायगियां हैं जो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू रोल ओवर। जो टोटल अदायगियां हैं वो कोई 10 अरब की हैं, उसमें से कहा जा रहा है कि 4 से 5 अरब जो है वो रोल ओवर हो जाएंगे, लेकिन बाकी 5 अरब की अदायगियां रह गई। तो ऐलान आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टेट बैंक में ज़खायर नहीं है तो फिर वो ऐलान के ऊपर अमल दरामद जो है वो मैं समझता हूँ कि तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, अभी आप टैक्स का जिक्र कर रहे थे, देखें मेरे नज़दीक टैक्स का इशू नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत जो है वो टैक्स दे रहा है।
हमारे यहाँ प्रॉब्लम हुकूमती अखराजात का है। आज से 12-13 साल का पुराना बजट आप निकाल के देख लें, उसमें जो टैक्स का हद था हुकूमत का अपना सेट किया हुआ, वो 1500 अरब का था। लेकिन फारूक साहब, ये और जो 85 बिलियन का इन्होंने स्पेंडिंग कट किया है, ये सही नहीं है? कम है, ये भी कम है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये टैक्स कट होने चाहिए थे 2000 अरब के। 85 अरब रुपए से कुछ नहीं बनने वाला। ये 1000 से 2000 अरब के जब तक हुकूमती अखराजात नहीं काटे जाएंगे, उस वक्त तक ये बजट जो है ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। देखिए, अब मैं अभी आपसे ये जिक्र कर रहा था कि आज से 13 साल पहले जो टैक्स का हद था वो 1500 अरब का था, हुकूमत ने खुद रखा था। आज हुकूमत टैक्स हद रख रही है 9400। तो टैक्स तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक मामला है कि 13 साल पहले हुकूमत के अखराजात 2500 अरब के थे, आज हुकूमत हमें ये बता रही है कि वो 14,500 अरब हो गए हैं। तो मसला टैक्सेस के साथ नहीं है। हर पाकिस्तानी कंपनी टैक्स पे कर रही है, हर पाकिस्तानी शहरी टैक्स पे कर रहा है। मसला हुकूमती अखराजात से है। तो जब तक अखराजात के ऊपर फोकस नहीं होगा, हमारे यहाँ सारा फोकस टैक्स के ऊपर रहता है। मेरा कहना यह है कि ये टैक्स के ऊपर फोकस करना गलत है। फोकस होना चाहिए हुकूमती अखराजात के ऊपर। ठीक है। शकील रामी साहब, आप एक तो इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा और फिर एक और सवाल है आपसे पूछने के लिए। देखें, अभी जो फर्क साहब ने कहा है इस बात तो से बाकी मामला बेहतर हो जाएंगे। शकील रामी साहब, नहीं, अभी फर्क साहब ने जो बात कही है इसमें दो राय नहीं है कि खर्चा कम होना चाहिए। और अभी भी हम देखें तो जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो भी हमारे 8-9% है, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उधर भी फ्लॉ है। मगर जो बेसिक मसला है ना हमारा, गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं है। क्योंकि अगर आप बिजनेस की सिर्फ बात करेंगे तो बिजनेस जो बड़ा होता है वो तो सिर्फ टैक्स रिलैक्सेशन मांगता है। अगर आप उसको नहीं देंगे तो वो अपनी बिजनेस को शिफ्ट कर देगा। हमने पीछे देखा है, जब हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, टैक्स ज़्यादा हुआ, तो बहुत सारी इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश में शिफ्ट कर गई, या जो बात कर रहे थे किसी और जगह शिफ्ट कर गई। इसी तरह जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जिस तरह अभी शेल की बात की थी, उन्हें कोई फंक्शन कम कर दिए हैं या दूसरी बड़ी कंपनीज का नाम लिया जा रहा है। जैसे जैसे आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे वो उस पर क्या कहते हैं कि वो आपके मुल्क से जाती जाएंगी। इस मसले का हल ये होता है कि गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होने चाहिए। मगर नॉन टैक्स रेवेन्यू की सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है स्टेट और एंटरप्राइजेस। हमने स्टेट और एंटरप्राइजेस को तमाशा बनाया हुआ है। हमने तो उनको यानी कि पॉलिटिकल नौकरियां देने के लिए रखा हुआ है, या किसी को ब्राइज करना है, या किसी इंस्टीट्यूशन का कोई हेड रिटायर होता है तो हम उठा के उसको उसका हेड लगा देते हैं। चाहे पीआईए की मिसाल ले लें या पाकिस्तान स्टील मिल की मिसाल ले लें, तो हमने ये तमाशा बनाया हुआ स्टेट और एंटरप्राइजेस का। जब तक हम उनको इकोनॉमिक रैशनल पे नहीं चलाते, वो ऐसे तमाशा रहेंगे। गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए, अगर उसकी जेब में पैसा होगा तो बिजनेस को रिलैक्सेशन दे सकेगी और बिजनेस को अट्रैक्ट कर सकेगी। अदरवाइज जिस तरह भी फर्क साहब भी बात कर रहे थे, इंपोर्ट पे बैन उठा दें, वो कर दें, ये सारी बातें हो जाएंगी। अच्छा, मुझे आप दोनों से सागरा साहब की ये स्टेटमेंट डिस्कस करनी है। फ़ारूक सलीम साहब, ये क्या एटीट्यूड है और ये क्या वाइब देता है वोटर्स को, और ये क्या ये डिस्करेजिंग बात है या ये बहुत ही प्रैक्टिकल है जो हमें एब्जॉर्ब नहीं हो रही? सागरा साहब ने कहा है कि जी IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा तो हो ही रहा है। तो फ़ारूक सलीम साहब, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? देखिए, 2 या 3 अदाद शुमार नंबर्स आपके सामने रख देता हूँ, फैसला आप खुद कर सकती हैं। जो जुलाई से दिसंबर तक के 6 महीने हैं, उसमें लगभग 5 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है पाकिस्तान में, और स्टेट बैंक हमें बता रहा है कि 3.5 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए। तो आप सोच लीजिए, बाय द एंड ऑफ नवंबर, अर्ली दिसंबर, स्टेट बैंक के पास ज़खायर जो है वो तकरीबन सिफर हो जाएंगे। अब आप खुद डिसाइड कर लें कि ये IMF के अंदर जाना कुछ सियासी फैसला है या माशी फैसला है। मुझे महसूस ये होता है कि हमने IMF की प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, IMF की छतरी के तले आना है या नहीं आना। ये हुकूमतें, ना सिर्फ ये हुकूमत, इससे पहले वाली हुकूमत भी, वो सियासी फैसला करती थी। ये एक्चुअली माशी तौर पे तो कोई और मुतबादिल है ही नहीं। IMF के अलावा इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई मुतबादिल नहीं है, अगर आप प्योरली माशी एंगल से देखते हैं। अगर सियासी एंगल है तो फिर इलेक्शन ईयर है, वोट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, IMF क्या शराइत रखेगा, क्या मजीद हमें जो है वो बोझ डालने पड़ेंगे वोटर्स के ऊपर, तो वो सारी सियासी चीजें हैं। इस वक्त फैसला जो है वो सियासी बुनियाद पे किया जा रहा है, माशी बुनियाद पे नहीं। और आप देख लीजिए कि पिछले कई सालों से जो असल इशू है पाकिस्तान का,
वो ये है कि माशी फैसले जो है वो सियासी बुनियाद पे किए जाते हैं। अब यकीन कीजिए हमारा असल इशू जो है वो माशी नहीं है, वो सियासी है। जी। अब शकील रामे साहब, आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? जब वो कहते हैं कि गुजारा तो हो ही रहा है, तो फिर क्या उनको दोस्त ममालिक की तरफ से कुछ गारंटीज़ हैं, या जो सरमायाकारी के नए प्रोग्राम्स की बात हो रही है कि ये पाकिस्तान की मईशत को 2035 तक 1 ट्रिलियन तक ले जाएगा, ट्रिलियंस में ले जाएगा, ये प्रैक्टिकल क्लेम्स हैं? लेकिन पहले ये बताइएगा कि इनके बयान का मतलब क्या है? गुजारा कैसे करेंगे आप? कैसे गुजारा हो रहा है आपका? भाई इसहाक डार साहब और उनकी फैमिली का तो गुजारा हो जाएगा, पॉलिटिकल लीड का तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि उनका तो पाकिस्तान के बाहर भी बड़ी चीजें हैं ना, वो वहीं जाके बैठ जाएंगे जब उनके पास हुकूमत नहीं होगी। गुजारे की मतलब है कि पाकिस्तान का कैसे होगा। अब देखें पाकिस्तान का जो स्टैटिस्टिक्स है वो बड़े क्लियर बता दिया आपको सफरक सलीम साहब ने कि वो क्या है। उसके होते हुए अगर देखें, दूसरी बात यह है, हमने जो अभी तक डिफॉल्ट नहीं भी हो पा रहे, नहीं हुए, यहाँ हमें कोई क्वेश्चन मिल रहा है वो चाइना की तरफ से मिल रहा है। चाइना अभी तक हमें सहारा दिए जा रहा है और आगे भी देने की वो कोशिश कर रहा है। बात वहां आके खत्म होती है कि हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है ये कब समझेगा चीजों को। अब देखें जो हमने पिछले यानी कि 2013 से ऑनवर्ड हमने मुल्क में इंस्टेबिलिटी लाई हुई है, चाहे वो इमरान खान के धरने हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान के धरने हो, चाहे मरियम नवाज के जलसे जुलूस हो, या फिर अभी इमरान खान के दोबारा जो पिछले 1.5 साल से ये जो धरने और जो प्रोटेस्ट लेकिन शकील रामे साहब, वो जियोपॉलिटिक्स वाला फैक्टर आपको कन्विंस करता है? क्योंकि लेट मी से दिस कि जब चेयरमैन पीटीआई नाकाम हो रहे थे अपनी सियासी डिसीजंस में, तो वो भी एक साजिश थी, और अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि ये भी अमेरिका का प्रेशर है इनडायरेक्टली, ये वो यही बात कर रहे हैं। देखें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जब किसी भी इन्वेस्टर से आप बात करते हो दो चीज़ें मांगता है। एक तो कहता है स्टेबिलिटी, जिसको कंटिन्यूटी भी कहते हैं, दूसरा वो बात करता है सिक्योरिटी। अब देखिए स्टेबिलिटी जब नहीं होती, आप किसी को इन्वेस्टर को ये नहीं पता ये गवर्नमेंट आज है कल नहीं है, तो इसके बाद पॉलिसीज क्या होंगी, एक चीज़। अच्छा देखें जो अभी बात ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते हैं, अगर हम अगर अपने घर को इन हाउस ऑर्डर को हाउस को इन ऑर्डर कर लेंगे तो हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। एक तो हम जीसीसी की बात कर रहे हैं अभी, जो कि पाइपलाइन में पड़ी हुई है सी पैक की, और सी पैक के अलावा भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो रेलवे का, जो चाइना हमारे साथ यानी कि जिसकी फिजिबिलिटी चल रही है। अगर हम उसको तरीके से डील करें तो $58 बिलियन का वही एक प्रोजेक्ट है। तो पैसा आ सकता है, रिसोर्सेज जमा हो सकती हैं अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को साथ लेके चलें। ठीक है, लेकिन ये ऐसा मुमकिन है? क्योंकि हमारी तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आईएमएफ के साथ डील होगी तो डॉलर की लिक्विडिटी में इजाफा होगा, आईएमएफ के साथ डील होगी तो आपके रोल ओवर्स के लिए प्रेशर बढ़ेगा। अगर आईएमएफ के साथ इवन सऊदी अरेबिया, चाइना, दोस्त ममालिक रिलक्टेंट थे, अब नहीं है, लेकिन ये कि इस बात की जब वो गुजारे की बात करते हैं तो क्या उनके जहन में ये भी है कि ऑल ऑफ अ सडन कहीं से बहुत बड़ा पैकेज मिल जाएगा? क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है? देखिए अभी जो हमारे ट्रेडिशनल दोस्त थे उन्होंने तो बात किया है कि अभी पैकेज को आप भूल जाएं, हम आपके एसेट पे लीज पे लेने के या दूसरी चीज़ों पे लेने के लिए तैयार हैं। तो ये एक चीज़ है कि जो हमारे दोस्तों ने हमारे साथ अभी की है, मतलब मिडिल ईस्ट से, तो एक बड़ी वाजे हो गई है कि वो जो दोस्त है वो अपना इकोनॉमिक बेनिफिट पहले देख रहे हैं और रिलेशनशिप को सेकंड हैंड पे डाल रहे हैं। अभी तक जो हमें पैकेज मिल रहा है या कि स्पेस मिल रही है वो सिर्फ चाइना की तरफ से है। अब हम $3.5 बिलियन की बात कर रहे हैं, बस निकाल के देखें कितना इसमें से चाइना का है, और चाइना रोल ओवर कितने पे कर्जे पे दिए जा रहा है हमें। तो बात वो देखें ना, अभी पैकेज मिल जाना ये ऐसी बात है, अगर IMF का पैकेज हमें मिल जाता भी, एक स्टीरॉयड इंजेक्शन होगा कि जो कुछ अर्सा चलेगा फिर खत्म हो जाएगा, और उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे, और फिर स्टीरॉयड्स के तो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ना, तो साइड इफेक्ट्स भी होंगे फिर। तो वो है ना, वो हमें कभी कहता है टैक्स बढ़ा दो आम लोगों पे, इन्फ्लेशन चाहे वो उस्मान को लग जाए, डॉलर पे रुपया बेचक जमीन पे आ जाए, इंपोर्ट आप लाजमी खोलें, बेशक आपका पैसा हो या ना हो, आपको इंपोर्ट खोलनी है। इसी तरह आप प्राइवेटाइजेशन को लेके चलें, स्टेट ओन इंटरप्राइज कोने पौने बेचें, जो करें, प्रेशर तो साइड इफेक्ट तो हमें साफ नजर आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हल नहीं है, ये स्टीरॉयड है जो वक्ती तौर पे तो दिखा देगा हाँ मरीज ठीक हो गया है, मगर इन फैक्ट जो कि जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो वहीं के वहीं होंगे, वो तब हल हो सकते हैं कि हम पूरा प्लान करके चलें। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद। फ़ारूक सलीम साहब, एक सियासी स्टेटमेंट है लेकिन उसमें मईशत की बात की गई। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि जब हम इक़्तिदार में थे तो हमने यूरोप से कहा कि हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, आप हमारे साथ तजारत करें, हमने एक्सपोर्ट को यूरोप तक लेके जाने की कोशिश की, और उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेशी प्रोजेक्ट्स पे मेड इन बांग्लादेश लिखा होता है, इंडिया की प्रोजेक्ट्स पे मेड इन इंडिया लिखा होता है, और यूरोपीय मंडियों तक वो पहुंचते भी हैं, लेकिन पाकिस्तान को अभी चैलेंजेस हैं। और उन्होंने कहा कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने को तैयार हैं, और चेयरमैन पीटीआई के साथ भी
तैयार है। आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट में वज़न है, सियासतदान वाकई चाहें तो इस तरह का कोई इकदाम कर सकते हैं? क्योंकि तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था अदम एतमाद के बाद नहीं हुआ, अपनी अपनी सियासत में सियासी जमातें मसरूफ़ हो जाती हैं। तो चार्टर ऑफ इकॉनमी का एसेंस, उसकी ज़रूरत, उसकी प्रैक्टिकलिटी, उसकी समझ है हमारे सिस्टम में, हम करने को तैयार हैं? आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जैसे कहा। देखिए, अगर तो सियासतदान जो हैं वो एक मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर किसी किस्म का इत्तेफाक राय कर लें तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान के माशी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो जरदारी साहब को भी मालूम है, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी मालूम थी, वो PMLN वालों को भी मालूम है, वो PTI का अगर आप मैनिफेस्टो 2018 का खोल के देख लें उसमें भी बड़े वादे तौर पे उन्होंने लिखा है। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज का इशू है, कोई 2000 अरब का नुकसान कर चुके हैं। पावर सेक्टर का इशू है, कोई 2500 अरब का वहां पे गर्दिशी कर्जा खड़ा है। मेरा ज़हन में सवाल ये आता है कि क्या आपको एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए और फिर आप पावर सेक्टर की चोरियां दूर करेंगे? आपको ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए। कभी कहा जाता है कि हमें पार्लियामेंट में मेजॉरिटी चाहिए। देखिए, अगर 2500 अरब का गर्दिशी कर्जा है, अगर 500 अरब रुपए का सालाना जो है वो बिजली की चोरी हो जाती है, तो क्या किसी हुकूमत को कोई पार्लियामेंट में मेजॉरिटी चाहिए फिर वो चोरी रोकेंगे? क्या उनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए फिर वो ये चोरी रोकेंगे? इसी तरह गैस के सेक्टर में कोई 1500 अरब का नुकसान हो गया है, यानी कि इस साल आप अंदाजा कीजिए पीआईए ने कोई 90 अरब रुपए का नुकसान दिखा दिया है। तो क्या ये सारी सियासी हुकूमतें जो आती हैं वो इंतजार कर रही होती हैं कि हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी फिर हम पीआईए का नुकसान बंद करेंगे या बिजली के शोबे में नुकसान खत्म कर देंगे, या पहले हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी लिखी जाएगी उसके बाद फिर हम ये नुकसान करेंगे? लेकिन फारूक साहब, ये पोर्ट्स को प्राइवेटाइज, सॉरी, रेंट आउट करना एक तरह से UAE को 25 साल के लिए, 50 साल के लिए, वो पैसे जिस मद में आ रहे हैं वो ठीक है, या वो भी एक जल्दी में किया गया इकदाम है? क्योंकि इससे पहले हमारे साथ एक इकोनॉमिस्ट एक प्रोग्राम में तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छी डील मिल सकती थी पाकिस्तान को। देखिए, पोर्ट के हवाले से अगर 3 चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर इजाफी इन्वेस्टमेंट आ रही है जो हमारे पोर्ट्स में चाहिए, तो फिर ये डील जो है ये होनी चाहिए। अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, नई टेक्नोलॉजी हमारे पोर्ट्स में आएगी, तो फिर ये डील दुरुस्त है। अगर पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो फिर ये डील दुरुस्त है। ये सोचना कि इससे महंगी, इससे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा अच्छी डील मिल जाएगी, बेहतर यही है कि पाकिस्तान हुकूमत जो है या हुकूमत पाकिस्तान को हर किस्म के कारोबार से बाहर निकाला जाए। जिस किस्म के कारोबार में जिस कारोबार को हुकूमत पाकिस्तान टच करती है उसका आप समझिए कि बेड़ा गर्क हो जाता है। तो एज लॉन्ग एज हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ फोकस करे हुक्मरानी के ऊपर और बिजनेस जो है उनको सबको नीलाम कर दिया जाए, कौड़ियों के दाम भी बेच दिया जाए, तो उसका मैं समझता हूँ नतीजा जो इवेंचुअली निकलेगा वो पाकिस्तानी मईशत और पाकिस्तान में जो 26 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं उनकी बेहतरी में निकलेगा। ठीक है शकील रामे साहब, सुनने की हद तक इट साउंड्स रियली गुड कि अगर ऐसा हो जाए, और ऐसा होने जा रहा है कि सरमायाकारी काउंसिल में फ़ौज और सिविल हुकूमत मिलके काम करेगी। SIFC इस प्रोजेक्ट का नाम है। 1 ट्रिलियन तक इकॉनमी को लेके जाने की सलाहियत है, करोड़ों नौकरियाँ, और चेरी ऑन द टॉप के फ़ौज और सिविल हुकूमत मिल के काम करेगी, जो कि हमारे सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये प्रैक्टिकल कितना हो जाएगा? अच्छा बतूल, मैं आपके सवाल पे आने से पहले मैं फ़ारूक साहब ने बात की उस पर एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ जी। देखिए, मैं तो समझता हूँ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को लाजमी होना चाहिए। अगर यही जस्टिफिकेशन है कि गवर्नमेंट जिस चीज़ को टच करती है वो ख़राब हो जाती है, फिर तो गवर्नमेंट भी गवर्नेंस भी नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट्स भी छोड़ देना चाहिए। इसको भी प्राइवेटाइज कर दें, जो पैसा बिड करे वो गवर्नमेंट ले ले और उसको चलाए फिर प्राइवेट तरीके से। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ना आप सारा कुछ बेच दें। बात है आप उस चीज़ को हल करें। गवर्नेंस ठीक नहीं हो रही तो क्या गवर्नेंस को प्राइवेटाइज करना है? पार्लियामेंट ठीक नहीं हो रही क्या पार्लियामेंट को प्राइवेटाइज करना है? जो चीज़ नहीं ठीक होती उसको प्राइवेटाइज कर दें। देयर हैज नो जस्टिफिकेशन। अब आपकी बात पे जो आपने बात की है स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, देखिए एक पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में एक इनोवेटिव स्टेप है। पहली दफ़ा हुआ है कि आर्मी साथ आके बैठी है, अदरवाइज वो पीछे से बात करते थे हम सपोर्ट कर रहे हैं या हम ये कर रहे हैं, पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, हम वन पेज पे हैं। इस दफ़ा आर्मी खुद आके बैठी है साथ। और जो मैंने पहले बात कही थी कि इन्वेस्टर को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी, दूसरा उसकी क्या कहते हैं सिक्योरिटी।
अब आर्मी के होने से ये होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जो पॉलिटिक्स करती हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज पे सारा कुछ, उस पर वो एक स्नब हो जाएंगी। मतलब आपने देखा होगा कि सी पैक जब भी कोई गवर्नमेंट हुकूमत में होती है तो ज़मीन आसमान के कलाबे मिलवाती है, जब चली जाती है वो अपोजिशन में तो कहते हैं इस गवर्नमेंट ने सी पैक को तबाह कर दिया, अब जब दोबारा गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर कलाबे मिलाते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये ख़त्म हो जाएगी ये इसके आने से, क्योंकि उधर सारे स्टेक होल्डर मौजूद होंगे उस कौंसिल में और सब स्टेक होल्डर को पता होगा कि हमने इकट्ठे चलना है, इररिस्पेक्टिव और शकील रामी साहब आपने सी पैक के ऊपर बहुत काम भी किया हुआ है, लिखा भी हुआ है, और रिसेंटली मैं एक ब्रीफिंग में भी थी प्लानिंग मिनिस्टर की तरफ से, तो उन्होंने भी कहा कि 3 साल जो काम नहीं हुआ इसलिए कि गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं थी, उनकी प्रायोरिटीज़ और थी, चाइनीज़ नाराज़ भी हुए, उन पर टैक्स भी हुए, हमारे मुल्क के हालात भी और तरह के थे, और उसमें भी फ़ौज एक स्टेक होल्डर तो थी, एक सिक्योरिटी तो थी, लेकिन आपने वही कहा कि सामने आके नहीं बैठे, तो यहाँ पे इस चीज़ का एक फ़ायदा होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट की जो हायरार्की है वो सी पैक के लिए भी मस्बत तौर पे काम कर पाएगी, क्योंकि उसमें इनसिक्योरिटी का एलिमेंट बहुत था, चाहे वो लोकली हो या सिक्योरिटी वाइज हो। देखिए एक चीज़ है, सी पैक की जो सेकंड फेज है हम उसको नहीं समझ पाए, ना ये गवर्नमेंट जो मौजूदा समझ पाई ना पिछली समझ पाई, ये उसकी रिक्वायरमेंट और डिफरेंट पे तो कभी और प्रोग्राम हो सकता है, बड़ा लंबी चौड़ी बात है ये। जो आपने बात की कि सी पैक इससे बेनिफिट कर सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखें मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, इस यानी कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल है इसमें एक प्रायोरिटी एरिया एग्रीकल्चर, कि हमने एग्रीकल्चर को इन्वेस्ट करके बहुत आगे लेके जाना है। शॉर्टली आई हैव टू वाइंड अप वेरी शॉर्टली प्लीज। हाँ जी, इसमें 3 चीजें चाहिए, जमीन, पैसा, टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के पास जमीन है, मिडिल ईस्ट के पास पैसा है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, अब तीनों का एक आइडियल कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि इस प्रोसेस को आगे लेके चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।